सोफी का संसार का आज पार्ट 13वां है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। फिर से जुबान फिसली। खलनायक सोफी की तीव्र इच्छा थी कि वह पीछे मुड़े और दरवाजा खटखटाए, लेकिन कुछ ने उसे रोक लिया। सड़क पे पहुंच के उसे याद आया कि उसके पास पैसे नहीं है, उसे घर तक पैदल ही जाना होगा। कितना कष्टदायक। अगर वह 6 बजे तक वापस नहीं आई तो उसकी मां नाराज और चिंतित दोनों ही होगी, यह तो तय था। वह कुछ ही गज आगे बढ़ी थी कि अचानक उसकी नजर फुटपाथ पे पड़ रहे एक सिक्के पे पड़ी। एक 10 क्राउन था, ठीक एक बस टिकट की कीमत के बराबर। सोफी ने बस स्टॉप तक अपना रास्ता ढूंढ लिया और मेन स्क्वायर जाने वाली बस का इंतजार करने लगी। वहां से वह उसी टिकट पर बस ले सकती थी और अपने घर के दरवाजे तक जा सकती थी। जब तक वह मुख्य चौराहे पर दूसरी बस के इंतजार में खड़ी नहीं हुई, तब तक उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि वह इतनी भाग्यशाली क्यों थी कि उसे यह ठिका ठीक उसी समय मिल गया जब वो इसकी जरूरत थी। क्या हिल्डे के पिता ने इसे वहां छोड़ा होगा? वह चीजों को सबसे सुविधाजनक स्थानों पर छोड़ने में माहिर थे। यदि वह लेबनान में होता तो ऐसा कैसे कर सकता था? और अल्बर्टो से यह गलती क्यों हुई? एक बार नहीं बल्कि 2 बार सोफी कांप उठी। उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। शीर्षक है बारोक, ऐसी चीजें जिनसे सपने बनते हैं। सोफी ने कई दिनों तक अल्बर्टो से कुछ और नहीं सुना, लेकिन वह हरमीस को देखने की उम्मीद में बगीचे में बार बार नजर घुमाती रही। उसने अपनी माँ को बताया कि कुत्ते ने अपने घर का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया है और उसे उसके मालिक, जो एक भूतपूर्व भौतिक शिक्षक है, अंदर बुलाया है। उसने सोफी को मंडल और 16वीं शताब्दी में विकसित हुए नए विज्ञान के बारे में बताया था। उसने जोआन को भी बताया। उसने उसे अल्बर्टो से मिलने, मेल बॉक्स के पोस्ट कार्ड और घर लौटते समय मिले 10 मुकुट वाले सिक्के के बारे में सब कुछ बताया। उसने हिल्डे और सोने के क्रूज के बारे में सपना अपने तक ही सीमित रखा। मंगलवार 19 मई को सोफी रसोई में बर्तन धो रही थी। उसकी माँ टीवी पर समाचार देखने के लिए लिविंग रूम में चली गई थी। जब शुरुआती थीम खत्म हुई तो उसने रसोई से सुना कि नॉर्वेजियन यूएन बटालियन के एक मेजर की गोली लगने से मौत हो गई है। सोफी ने बर्तन धोने का तौलिया टेबल पर फेंका और लिविंग रूम में भाग गई। वह कुछ सेकंड के लिए यूएन अधिकारी की चेहरे की झलक पाने के लिए समय पर पहुंची। इससे पहले कि वे अगले आइटम पर स्विच करते, अरे नहीं, वह चिल्लाए। उसकी माँ उसकी ओर मुड़ी। हाँ, युद्ध एक भयानक चीज है। सोफी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन सोफी, वह इतना बुरा नहीं है। क्या उन्होंने उसका नाम बताया? हाँ, पर मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है कि वो ग्रीम स्टेट से था। क्या यह लील सैंड जैसा ही नहीं? नहीं, तुम मुक्ता कर रही हो। लेकिन अगर आप ग्रीम स्टैंड से आते हैं तो आप लीले सैंड में स्कूल जा सकते हैं। उसने रोना बंद कर दिया था, लेकिन अब प्रतिक्रिया देने की बारी उसकी माँ की थी। वो अपनी कुर्सी से उठी और टीवी बंद कर दिया। क्या हो रहा है सोफी? सोफी ने कहा। कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे लगता है कि वह तुमसे बहुत बड़ा है। जब मुझे जवाब दो, क्या तुम लेबनान में किसी आदमी को जानती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लेबनान में किसी के बेटे से मिले हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं तो उनकी बेटी से भी नहीं मिली हूँ। किसकी बेटी? इससे आपका कोई मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगता है। शायद मुझे कुछ सवाल पूछने शुरू कर देने चाहिए। पिताजी कभी घर क्यों नहीं आते हैं? क्या इसका कारण यह है कि तुम में तलाक लेने की हिम्मत नहीं है? शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम नहीं चाहती कि मेरे और पापा को पता चले, वगैरह वगैरह। मेरे पास खुद के लिए बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अभी भी इतनी थकी हुई कि बिस्तर पे जा रही हूँ और मुझे मासिक धर्म भी आ रहा है। सोफी भागकर अपने कमरे में चली गई। उसे रोने का मन हो रहा था। जैसे ही वो बाथरूम से निकल चादर के नीचे बैठी, उसकी माँ बेडरूम में आई। सोफी ने सोने का नाटक किया, हालांकि वह जानती थी कि उसकी माँ इस पर यकीन नहीं करेगी। वह जानती थी कि उसकी माँ जानती थी कि सोफी जानती थी कि उसकी माँ पर भी इसको यकीन नहीं करेगी। फिर भी माँ ने यह नाटक किया कि उसे यकीन है कि सोफी सो रही है। वह सोफी के बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी। सोफी सोच रही थी कि एक ही समय में 2 जिंदगियां जीना कितना कठिन है। वह दर्शन साथ पाठ्यक्रम के अंत का इंतजार करने लगी। शायद वह उसके जन्मदिन तक या कम से कम मिस समर यूं तक खत्म हो जाए, जब हिल्डे के पिता लेबनान से घर आएंगे। मैं जन्मदिन की पार्टी करना चाहती हूँ, उसने अचानक कहा। बहुत बढ़िया लगता है। आप किसे आमंत्रित करेंगे? बहुत सारे लोग। क्या मैं जान सकती हूँ? बेशक, हमारे पास एक बड़ा बगीचा है। उम्मीद है कि मौसम अच्छा रहेगा। सबसे अधिक मैं इसे मिस समर यू पर करना चाहती हूँ। ठीक है, हम यही करेंगे। यह महत्वपूर्ण दिन है, सोफी ने कहा। यह केवल अपने जन्मदिन के बारे में नहीं सोच रही थी, यह वास्तव में है। मुझे लगता है कि मैं हाल ही में काफी बड़ी हो गई हूँ। यह अच्छा है ना? मुझे नहीं पता। सोफी तकिए में सिर छिपाए हुए बात कर रही थी। अब उसकी माँ ने कहा, सोफी, तुम्हें मुझे बताना होगा कि इस समय तुम इतनी असंतुलित क्यों लग रही हो। क्या तुम 15 साल की उम्र में ऐसी नहीं थी? शायद, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सोफी अचानक अपनी माँ की ओर मुड़ी और बोली, कुत्ते का नाम हेमिज है। यह है? यह अल्बर्टो नामक एक आदमी का है। अच्छा है। वो अपने पुराने शहर में रहता है।
तुम कुत्ते के साथ इतनी दूर चली आई, इसमें कोई खास खतरा वाली बात नहीं है। तुमने कहा था कि कुत्ता अक्सर यहाँ आता था, क्या मैंने ऐसा कहा था? अब उसने सोचा था कि वह जितना संभव था उतना बताना चाहती थी, लेकिन वह सब कुछ नहीं बता सकती थी। आप शायद ही कभी घर पर रहते हैं, उसने कहा। नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अल्बर्टो और हेमिज यहाँ कई बार आ चुके हैं। किस लिए? क्या वे भी घर में थे? क्या आप एक बार में कम से कम एक सवाल नहीं पूछ सकती? वे घर में नहीं रहे, लेकिन वे अक्सर जंगल में घूमने जाते हैं। क्या यह इतना रहस्यमय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वे टहलने जाते हैं तो वे बाकी लोगों की तरह हमारे गेट के पास से गुजरते हैं। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने कुत्ते से बात की। इस तरह मैं अल्बर्टो से काफी परिचित हूँ। सफेद खरगोश और उस सब चीज के बारे में क्या? यह बात अल्बर्टो ने कही थी। वह एक वास्तविक दार्शनिक है। आप देखिए, उसने मुझे सभी दार्शनिकों के बारे में बताया, बस ऐसे ही, वाड़ के पार। वास्तव में उन्होंने मुझे कई पत्र भी लिखे हैं। कभी कभी उन्होंने मुझे डाक से भेजा और कभी कभी वे टहलने जाते समय उन्हें मेल बॉक्स में डाल देते हैं। तो यह वह प्रेम पत्र था जिसके बारे में हमने बात की थी? सिवाय इसके कि यह कोई प्रेम पत्र नहीं था और उन्होंने केवल दर्शन शास्त्र के बारे में ही लिखा। हाँ, क्या आप कल्पना कर सकती हैं? और मैंने उनसे इतना कुछ सीखा जितना मैंने 8 साल के स्कूल में सीखा था। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी गियोडर ब्रूनो के बारे में सुना है, जिन्हें 1600 में सूली पर जला दिया गया था? या न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में? नहीं, मुझे कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। मुझे यकीन है कि आप यह नहीं जानती होंगी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा क्यों करती है और यह आपका काम अपना ग्रह क्यों है। इस आदमी की उम्र लगभग कितनी है? मुझे शायद 50 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लेबनान से उसका क्या संबंध है? यह एक कठिन सवाल था। सोफी ने बहुत सोचा। उसने सबसे संभावित कहानी चुनी। अल्बर्टो का एक भाई है जो संयुक्त राष्ट्र बटालियन में मेजर है और वह लीसलैंड से है। हो सकता है कि वह वही मेजर हो जो कभी मेजर के कैबिन में रहता था। अल्बर्टो एक अजीब सा नाम है ना? शायद यह इटालियन लगता है। खैर, लगभग हर चीज, महत्वपूर्ण चीज या तो ग्रीस से आती है या फिर इटली से, लेकिन वो नॉर्वेजियन बोलता है। हाँ, धारा प्रवाह। तुम्हें पता है सोफी, मुझे लगता है कि तुम्हें आमंत्रित करना चाहिए। अल्बर्टो एक दिन घर आया। मैंने कभी किसी वास्तविक दार्शनिक से मुलाकात नहीं की। हम देखेंगे, शायद हम उसे आपके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित कर सकते हैं। पीढ़ियों को मिलना बहुत मजेदार हो सकता है। फिर शायद मैं भी आ सकता हूँ। कम से कम मैं परोसने में मदद कर सकती हूँ। क्या एक अच्छा विचार नहीं होगा? अगर वो ऐसा करेगी किसी भी हालत में, तो वह मेरे इलाके में लड़कों से बात करने में ज्यादा दिलचस्प है। कक्षा यह सिर्फ इतना ही है कि क्या वे शायद चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि अल्बर्टो ने मेरा नया प्रेमी है? तो फिर आप उन्हें बता दीजिए कि वह नहीं है। ठीक है, हमें देखना होगा। हाँ, हम करेंगे। और सोफी, यह सच है कि पिताजी और मेरे बीच चीजें हमेशा आसान नहीं रही है, लेकिन ऐसा कोई और नहीं कभी था। मुझे अब सोना होगा। मुझे बहुत भयानक ऐंठन हो रही है। क्या तुम्हें एस्पिरिन लेना चाहिए? हाँ, कृपया। जब उसकी माँ गोली और एक गिलास पानी लेकर लौटी तो सोफी सो चुकी थी। 31 मई गुरुवार था। सोफी स्कूल में दोपहर की कक्षाओं में बहुत परेशान थी। दर्शन शास्त्र का कोर्स शुरू होने के बाद से वह कुछ विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। आमतौर पर उसके ग्रेड ज्यादातर विषयों में अच्छे होते थे, लेकिन हाल ही में वो और बेहतर हो गए, सिवाय गणित के। पिछली कक्षा में उन्हें एक निबंध वापस मिला। सोफी ने मनुष्य और प्रौद्योगिकी पर लिखा था। उसने पुनर्जागरण और वैज्ञानिक सफलता, प्रकृति के नियम, दृष्टिकोण और फ्रांसीसी व्याकरण के बारे में बहुत कुछ लिखा था, जिन्होंने कहा था कि ज्ञान की शक्ति है। वह यह बताने में बहुत सावधान थी कि अनुभवजन्य पद्धति तकनीकी खोजों से पहले आई थी। फिर उन्होंने प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा जो समाज के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। उसने इस तथ्य पर एक पैराग्राफ के साथ समाप्त किया कि जो लोग कुछ भी करते हैं उसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। अच्छाई और बुराई एक सफेद और एक काले धागे की तरह है जो एक ही धागे से बने होते हैं। कभी कभी वो आपस में इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें सुलझाना नामुमकिन होता है। जैसे कि शिक्षक ने अभ्यास पुस्तक दी, उसने सोफी की ओर देखा और आंख मारी। उसे ए ग्रेड मिला और टिप्पणी की गई, आपको यह सब कहाँ से मिला? जब वो वहीं खड़ी थी तो उसने एक कलम निकाली और अपनी अभ्यास पुस्तिका के हाशिए पे बड़े अक्षरों में लिखा, मैं दर्शन शास्त्र अध्ययन कर रही हूँ। जब वो फिर से अभ्यास पुस्तिका बंद कर रही थी तो उसमें से कुछ गिरा। यह लेबनान से आया एक पोस्ट कार्ड था। प्रिय हेल्डे, जब आप पढ़ेंगे तो हम पहले यहाँ हुई दुखद मौत के बारे में फोन पर बात कर चुके हैं। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ कि अगर लोग थोड़े बेहतर सुनते तो क्या युद्ध टाला जा सकता था? शायद हिंसा के खिलाफ सबसे अच्छा उपाय दर्शन शास्त्र का एक छोटा कोर्स होगा। संयुक्त राष्ट्र की छोटी दर्शन शास्त्र पुस्तक के बारे में क्या ख्याल है, जिसकी एक प्रति दुनिया के सभी नए नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में दी जा सकती है? मैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने यह विचार रखूंगा। तुम फोन पर कहा था कि तुम अपनी चीजों की देखभाल करने में बेहतर हो रही हो। मुझे खुशी है। तुम सबसे गंदे प्राणी हो जिनसे मैं कभी मिला हूँ। फिर तुमने कहा कि जब से हमने आखिरी बात की थी तब से तुमने सिर्फ 10 क्राउन खोए हैं। मैं तुम्हें उसे ढूंढने में हर संभव मदद करूंगा।
हालांकि मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन घर पर मेरा ये मददगार हाथ है। अगर मुझे पैसे मिल जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे में डाल दूंगा। प्यार पापा, जिन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने घर की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। सोफी अभी कार्ड पढ़ना समाप्त ही किया था कि आखिरी घंटी बजी थी। एक बार फिर उसके विचार उथल पुथल में थे। जोआन खेल के मैदान में इंतजार कर रही थी। घर के रास्ते में सोफी ने अपनी खिड़की खोली। उसने स्कूल बैग निकाला और जोआन के नवीनतम कार्ड दिखाया। इस पर डाक टिकट कब लगेगा? जोआन ने पूछा। संभवतः 15 जून। नहीं, देखो, इसमें 5/30/1990 है। वह कल की बात है, लेबनान में मेजर की मौत के ठीक अगले दिन। वे पहले ही मेन स्क्वायर से काफी आगे निकल चुके थे, पुराने शहर की ओर बढ़ रहे थे। जब वे फुटपाथ पे पहुंची जहां सोफी ने 10 क्राउन पाए थे, तो उसने अपने आप नीचे डामर की ओर देखा और वहां ठीक उसी जगह जहां उसने झुककर पैसे उठाए थे, एक पोस्ट कार्ड पड़ा था जिसका चित्र ऊपर की ओर था। चित्र में ताड़ और संतरे के पेड़ों वाला एक बगीचा दिखाया गया था। सोफी ने झुककर कार्ड उठाया और हेमिज ने गुर्राना शुरू किया, मानो उसे सोफी का कार्ड छूना पसंद नहीं था। कार्ड में लिखा था, प्रिय हिल्डे, जीवन संयोगों की एक लंबी श्रृंखला से बना है। यह पूरी तरह से असंभव नहीं है कि आप खोए हुए 10 मुकुट यही मिले। हो सकता है कि यह लीसे लैंड के चौक पर एक बूढ़ी महिला को मिला हो जो क्रिस्टियान सेल्ट के लिए बस का इंतजार कर रही थी। क्रिस्टियान सेल्ट से वह अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए ट्रेन में सवार हुई और कई घंटों बाद उसने न्यू ईयर स्क्वायर पर सिक्का खो दिया। तब यह पूरी तरह से संभव है कि उसी सिक्के को उसी दिन में बाद में एक लड़की ने उठाया हो जिसे बस घर जाने की वास्तव में इसकी जरूरत थी। आप कभी नहीं बता सकते हिल्डे, लेकिन अगर यह सच में ऐसा है तो निश्चित रूप से किसी को यह पूछना चाहिए कि क्या हर चीज के पीछे ईश्वर की कृपा है या नहीं। प्यारे पिताजी, जो आत्मा में लीले सेंड में घर पर घाट पर बैठे हैं, पुनश्च मैंने कहा था कि मैं आपको 10 मुकुट खोजने में मदद करूंगी। पते की ओर लिखा था, हिल्डे मोलर ने सीओ, एक आकस्मिक राहगीर। डाक टिकट पर 6/15/1990 की मुहर लगी थी। सोफी हेमिज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर भागी। जैसे ही अल्बर्टो ने दरवाजा कहा, उसने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, डाकिया आ रहा है। उसे लगा उसके पास नाराज होने के लिए हर कारण है। जब वो घुसी तो अल्बर्टो एक तरफ खड़ा हो गया। हेमिज पहले की तरह कोट की पंख खूंटियों के नीचे लेट गया। क्या मेजर ने कोई दूसरा विजिटिंग कार्ड दिया है मेरे बच्चे? सोफी ने उसकी तरफ देखा और पाया कि उसने एक अलग पोशाक पहन रखी थी। उसने एक लंबी घुंघराले विग और एक चौड़ा ढीला सूट पहना हुआ था जिस पर लेस का ढेर लगा हुआ था। उसने गले में एक रेशमी दुपट्टा बांध रखा था और सूट के ऊपर उसने लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। उसने सफेद मोजे और धनुष के साथ साथ पतले पेटेंट चमड़े के जूते भी पहने थे। पूरी पोशाक सोफी को लुईस 14वें के दरबार की देखी हुई तस्वीरों की याद दिला रही थी। तुम विदूषक हो, उसने कहा और उसे कार्ड थमा दिया। हाँ, और आपको वास्तव में उसी स्थान पर 10 मुकुट मिली है जहां उसने लगना था। कार्ड, बिल्कुल। वह हर समय और भी असभ्य होता जा रहा है, लेकिन शायद यह ठीक है। क्यों? इससे उसका पर्दाफाश करना आसान हो जाएगा। लेकिन यह चाल दिखावटी और दिखावटी दोनों थी। वे स्वाद, इसमें सबसे सस्ते परफ्यूम की बदबू आ रही थी। इत्र यह सुंदर दिखने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में यह दिखावा है। क्या आप नहीं देख सकते कि वह हमारे प्रति अपनी घटिया निगरानी की तुलना ईश्वर की कृपा करने के लिए कितनी दृष्टता से कर रहा है? उसने कार्ड उठाया, फिर उसने उसे फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। उसका मूड खराब ना हो जाए इसलिए उसने स्कूल में अपनी सारी कॉपी से गिरे कार्ड का जिक्र करने से परहेज किया। चलो अंदर जाकर बैठो, क्या समय हो गया है? 4 बजे। और आज हम 17वीं शताब्दी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वे ढलान वाली दीवार और रोशनदार वाले लिविंग रूम में गए। सोफी ने देखा कि अल्बर्टो ने पिछली बार देखी गई कुछ चीजों के स्थान पर कुछ और चीजें रख दी हैं। टेबल पर एक छोटा सा प्राचीन बक्सा था जिसमें विभिन्न प्रकार का संग्रह था। चश्मे के लेंस के एक टोकरी, उसके बगल में एक खुली किताब पड़ी थी। वो बहुत पुरानी लग रही थी। वह क्या है? सोफी ने पूछा। यह 1637 में प्रकाशित देश कार्टेस से के दार्शनिक निबंधों की पुस्तक का एक पहला संस्करण है जिसमें उसका प्रसिद्ध डिस्कोर्स ऑफ मेथड मूल रूप से प्रकाशित हुआ था, और यह मेरी सबसे बहुमूल्य संपत्तियों में से एक है। और ताबूत, इसमें लेंस या ऑप्टिकल ग्लास का एक विशेष संग्रह है। इन्हें डच दार्शनिक स्पिनोजा ने 1600 के दशक के मध्य में पॉलिश किया था। वे बेहद महंगे थे और मेरे सबसे मूल्यवान खजानों में से एक हैं। यदि मुझे पता होता कि स्पिनोजा और डेस्कार्टेस कौन थे तो मैं शायद यह बेहतर समझ पाती कि ये चीजें कितनी मूल्यवान हैं। बेशक, लेकिन पहले हम उसके जीवन काल से परिचित होने का प्रयास करें। अंदर बैठो। यह पहले की तरह ही उसी जगह पर बैठी थी। सोफी बड़ी कुर्सी पर और अल्बर्टो नॉक सोफे पर। उनके बीच में किताब और ताबूक के साथ कॉफी टेबल थी। अल्बर्टो ने अपनी वीग उतार उसे लेखन डेस्क पर रख दिया। हम 17वीं शताब्दी और जिसे हम आमतौर पर बारोक कॉल कहते हैं के बारे में बात करने जा रहे हैं। बारोक कॉल कितना अजीब नाम है। बारोक शब्द ऐसे शब्द से आए हैं जिसका पहली बार अनियमित आकार के मोती का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
अनियमितता बारोक कला की खासियत थी, जो सादे और अधिक सामंजस्यपूर्ण पुनर्जागरण काल की तुलना में अत्यधिक विपरीत रूपों के बीच में तनाव की विशेषता थी। एक ओर पुनर्जागरण का निरंतर आशावाद था और दूसरी ओर ऐसे कई लोग थे जो धार्मिक एकांत और आत्मत्याग के जीवन में विपरीत चरम की तलाश करते थे। कला और वास्तविक जीवन दोनों में हम आत्म अभिव्यक्ति के दिखावटी और भड़कीले रूप से मिलते हैं, जबकि साथ ही साथ वहां भी एक मठवासी आंदोलन उभरा जो दुनिया से दूर हो गया। दूसरे शब्दों में गर्वित महल और दूरस्थ मठ दोनों। हाँ, आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं। बारोक काल की पसंदीदा कहावतों में से एक लैटिन अभिव्यक्ति थी, कार्बे डिएम सीज द डे। एक और लैटिन अभिव्यक्ति जिसे व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था वह थी मेमोंटो मोरी, जिसका अर्थ है याद रखें कि आपको मरना ही है। कला में एक पेंटिंग एक बेहद शानदार जीवन शैली को दर्शा सकती है, जिसके एक कोने में एक छोटी खोपड़ी चित्रित की गई है। कई मायनों में बैरोक काल की विशेषता दिखावटीपन या दिखावे थी, लेकिन साथ ही बहुत से लोग सिक्के के दूसरे पहलू से भी चिंतित थे। वे चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति से चिंतित थे, यानी यह तथ्य कि हमारे चारों ओर की सारी सुंदरता एक दिन नष्ट हो जाएंगी। यह सच है कि यह जानकर दुख होता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं होता। आप ठीक वैसा ही सोचते हैं जैसा 17वीं शताब्दी में बहुत से लोगों ने सोचा था। बैरोक काल राजनीतिक दृष्टि से भी संघर्ष का युग था। यूरोप युद्धों से तबाह हो गया था। सबसे बुरा 30 वर्षीय युद्ध था जो 1618 से 1648 तक पूरे महाद्वीप में चला। वास्तव में यह युद्धों की एक श्रृंखला थी जिसमें जर्मनी पर विशेष रूप से भारी असर डाला। 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस धीरे धीरे यूरोप में प्रमुख शक्ति बन गया। युद्ध किस बात पे थी? काफी हद तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच युद्ध थे, लेकिन वे राजनीतिक सत्ता के बारे में भी थे, कमोवेश लेबनान की तरह। युद्धों के अलावा 17वीं शताब्दी के बड़े वर्ग मतभेदों का समय था। मुझे यकीन है कि आप फ्रांसीसी अभिजात वर्ग और वर्सेल के दरबार के बारे में सुना होगा। मुझे नहीं पता कि अपने फ्रांसीसी लोग की गरीबी के बारे में बहुत कुछ सुना है या नहीं, लेकिन भव्यता का कोई भी प्रदर्शन सत्य के प्रदर्शन को दिखाता है। अक्सर कहा जाता है कि बारोक काल में राजनीतिक स्थिति इसकी कला और वास्तुकला से अलग नहीं थी। बारोक की इमारतों की पहचान बहुत सारे अलंकृत कोनों और दरारों से होती थी। कुछ इसी तरह से राजनीतिक स्थिति साजिश और हत्याओं से बनी थी। क्या स्वीडिश राजा को थिएटर में गोली नहीं मारी गई थी? आप गुस्ताव तृतीय के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मेरे कहने का एक अच्छा उदाहरण है। गुस्ताव तृतीय की हत्या 1792 तक नहीं हुई थी, लेकिन परिस्थितियां काफी भयावह थी। एक विशाल नकाबपोश बाल में भाग लेने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। मैंने सोचा कि वो थिएटर में होगा। ओपेरा में एक शानदार नकाबपोश नृत्य का आयोजन किया गया था। हम कह सकते हैं कि स्वीडन में बारोक काल गुस्ताव तृतीय की हत्या के साथ ही समाप्त हो गया था। उनके समय में प्रबुद्ध निरंकुशता का शासन था, जो लगभग 100 साल पहले लुई 14वें के शासनकाल के समान था। गुस्ताव तृतीय एक बेहद घमंडी व्यक्ति भी था, जो सभी फ्रांसीसी समारोह और शिष्टाचार का सम्मान करता था। उसे थिएटर भी बहुत पसंद था और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, लेकिन बारोक काल का रंगमंच एक कला रूप से कहाँ अधिक था? यह उस समय का सबसे अधिक प्रयुक्त प्रतीक था। किसका प्रतीक? जीवन के बारे में सोफी, मुझे नहीं पता कि 17वीं शताब्दी में कितनी बार यह कहा गया था कि जीवन एक रंगमंच है। वैसे भी यह बहुत बार हुआ। बारोक काल ने आधुनिक रंगमंच को जन्म दिया। इसके सभी प्रकार के दृश्य और नाट्य मशीनरी के साथ रंगमंच में व्यक्ति मंच पर एक भ्रम का निर्माण करता है, ताकि अंततः यह उजागर हो सके कि मंची नाटक केवल एक भ्रम है। इस प्रकार रंगमंच सामान्य रूप से मनुष्य जीवन का प्रतिबिंब बन गया। रंगमंच दिखा सकता है कि गर्भ पतन से पहले आता है और मानव दुर्बलता एक निर्दयी चित्र प्रस्तुत करता है। क्या शेक्सपियर बारोक काल में रहते थे? उन्होंने अपने सबसे महान नाटक वर्ष 1600 के आसपास लिखे थे, इसलिए उनका एक पैर पुनर्जागरण में और दूसरा बैरोक में है। शेक्सपियर का काम रंगमंच के रूप में जीवन के बारे में कई प्रसंगों से पढ़ा है। क्या आप उनमें से कुछ सुनना चाहेंगे? सोफी बोली, हाँ। एज यू लाइक इट में उन्होंने कहा है कि सारा संसार एक रंगमंच है और सभी पुरुष और स्त्रियां केवल कलाकार हैं। उनके प्रवेश और निकास हैं और एक व्यक्ति अपने समय में अनेक भूमिकाएं निभाता है। और मैकबेथ भी वह कहते हैं, जीवन एक चलता फिरता साया है, एक बेचारा खिलाड़ी जो मंच पर अपना समय इठलाता है और झल्लाता है और फिर कभी नहीं सुन जाता। यह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो ध्वनि और शोर से भरी है, रूह जिसका कोई अर्थ नहीं है। कितना निराशावादी है। वह जीवन की संक्षिप्तता से चिंतित थी। आपने सुना होगा शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है? होना या ना होना, यही प्रश्न है। हाँ, हेमलेट ने कहा था, एक दिन हम पृथ्वी पर घूम रहे हैं और अगले दिन हम मर चुके होते हैं और चले जाते हैं। धन्यवाद, मुझे संदेश मिल गया। जब वे जीवन की तुलना रंगमंच से नहीं कर रहे थे तो बारोक कभी जीवन की तुलना एक स्वप्न से कर रहे थे। उदाहरण के लिए शेक्सपियर कहते हैं कि हम ऐसे पदार्थ हैं जिनसे सपने बनते हैं और हमारा छोटा सा जीवन एक नींद से घिरा हुआ है। यह बहुत काव्यात्मक था।
स्पेनिश नाटककार कोल्डेन डे ला वारका, जिनका जन्म 1600 में हुआ था, ने लाइफ इज अ ड्रीम नामक एक नाटक लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीवन क्या है? एक पागलपन। जीवन क्या है? एक भ्रम, एक छाया, एक कहानी, और सबसे बड़ी अच्छाई भी बहुत कम है, क्योंकि सारा जीवन एक सपना है। हो सकता है यह सही हो। हमने स्कूल में एक नाटक पढ़ा था, उसका नाम था जेप्पे ऑन द माउंट, लुडविग होलबर्ग के द्वारा। हाँ, वे स्कैंडिनेविया में एक विशाल व्यक्तित्व थे जिन्होंने बराक काल से लेकर ज्ञानयुद्ध युग के संक्रमण को चिन्हित किया। जेप्पे खाई में सो जाता है और बैरन के बिस्तर पर जागता है, इसलिए उसे लगता है कि उसे केवल सपना देखा था। वह एक गरीब खेतिहर मजदूर था, फिर भी जब वो फिर से सो जाता है तो वे वापस खाई में ले जाते हैं और फिर से जाग जाता है। इस प्रकार उसे लगता है कि उसने केवल सपना देखा था और वो बैरन के बिस्तर पर लेटा हुआ था। खैर, किसी भी तरह से साबित करना असंभव था। होलबर्ग ने विषय वस्तु कैडरलॉग से उधार ली थी और कैडरलॉग ने इसे पुरानी अरब कहानियों और 1001 नाइट से उधार लिया था। हालांकि जीवन की तुलना एक सपने से करना एक ऐसा विषय वस्तु है जिसे हम इतिहास में और भी पीछे पाते हैं, खासकर भारत और चीन में। उदाहरण के लिए पुरानी चीनी संत च्वांगत्सु ने कहा कि एक बार मैंने सपना देखा कि मैं एक तितलू हूं और अब मुझे नहीं पता कि मैं च्वांगत्सु हूं। जिसने सपना देखा कि मैं एक तितलू हूं या मैं तितलू हूं जो सपना देख रही हैं कि मैं च्वांगत्सु हूं। खैर, किसी भी तरह से यह साबित करना असंभव था। नॉर्वे में फेटर दास नामक एक सच्चे बारोक कवि थे जो 1647 से 1707 तक जीवित रहे। एक और वे जीका का वर्णन करने में रुचि रखते थे, जैसा कि वे अभी और यही हैं, और दूसरी ओर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल ईश्वर ही शाश्वत और स्थिर है। यदि हम भूमि बंजर हो जाए तो भी ईश्वर ही ईश्वर हैं, यदि हर मनुष्य मर जाए तो भी ईश्वर ही ईश्वर हैं। लेकिन उसी भजन में वह उत्तरी नॉर्वे के ग्रामीण जीवनों के बारे में लिखते हैं और लम्फिश, कॉड और कोलफिश के बारे में भी। यह एक विशिष्ट बरोक विशेषता है जो उसकी पाठ में सांसारिक और यहाँ और अभी तक स्वर्गीय और परलोक का वर्णन करती है। यह सब प्लेटो द्वारा इंद्रियों की ठोस दुनिया और विचारों की अपरिवर्तनीय दुनिया के बीच किए गए अंतर की बहुत याद दिलाता है। उसके दर्शन के बारे में क्या? वह भी परस्पर विरोधी ताकतों के बीच शक्तिशाली संघर्षों के विशेषता भी विचारों के विपरीत तरीके से थे। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कुछ दार्शनिकों का मानना था कि जो कुछ भी मौजूद है वह मूल रूप से आध्यात्मिक प्रकृति का है। इस दृष्टिकोण को आदर्शवाद कहा जाता है। विपरीत दृष्टिकोण को भौतिकवाद कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा दर्शन जो मानता है कि सभी वास्तविक चीजें ठोस भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। 17वीं शताब्दी में भी भौतिकवाद के कई समर्थक थे। शायद सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी दार्शनिक थॉमस हॉब्स है। उनका मानना था कि मनुष्य और जानवर सहित सभी घटनाएं केवल पदार्थों के कणों से बनी हैं, यहाँ तक कि मानव चेतना या आत्म मस्तिष्क में छोटे कणों की गति से उत्पन्न होती हैं। तो क्या वह 2000 साल पहले डेमोक्रिट्स ने जो कहा था उससे सहमत थे? आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों ही ऐसे विषय हैं जो आपको दर्शन के इतिहास में मिलेंगे, लेकिन शायद ही कभी दोनों दृष्टिकोण एक ही समय में इतने स्पष्ट रूप से मौजूद रहे हों जितना कि बारोक में। भौतिकवाद को लगातार नए विज्ञानों द्वारा पोषित किया गया। न्यूटन ने दिखाया कि गति के समान नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं और प्राकृतिक दुनिया में भी सभी परिवर्तन पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण और पिंडों की गति के सिद्धांतों द्वारा समझाया गया था। इस प्रकार सब कुछ ही एक अटूट नियमों का एक ही तंत्र द्वारा संचालित था। इसलिए सैद्धांतिक रूप से गणितीय परिशुद्धता के साथ हर प्राकृतिक परिवर्तन की गणना करना संभव है, और इस प्रकार न्यूटन के वह पूरा किए जिसे हम यांत्रिक दृष्टिकोण कहते हैं। क्या उन्होंने विश्व की कल्पना एक बड़ी मशीन के रूप में की थी? सोफी ने पूछा। उसने वास्तव में ऐसा किया। मैकेनिक शब्द ग्रीक शब्द मैकेन से आया, जिसका अर्थ है मशीन। यह उल्लेखनीय है, न तो हॉब्स और न ही न्यूटन ने यंत्रवत विश्वचित्र और ईश्वर में विश्वास के बीच कोई विरोधाभास देखा। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के सभी भौतिकवादियों के लिए ऐसा नहीं था। फ्रांसीसी चिकित्सक और दार्शनिक ला मेट्री ने 18वीं सदी में एल होम मशीन द्वारा एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ है मनुष्य मशीन। जिस तरह पैर में चलने के लिए मांसपेशियां होती हैं, उसी तरह मस्तिष्क में सोचने के लिए मांसपेशियां होती हैं। बाद में फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने इस विचार के साथ एक चरम यंत्रवत दृष्टिकोण किया। यदि किसी निश्चित समय पर किसी बुद्धि को पदार्थ के सभी कणों को स्थिति पता हो तो कुछ भी अज्ञात नहीं होता और भविष्य और अतीत दोनों उनकी आंखों के सामने खुले रहते हैं। यहाँ विचार यह था कि जो कुछ भी होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। यह सितारों में लिखा है कि कुछ होगा। इस दृष्टिकोण को नियतिवाद कहा जाता है, जो स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं थी। नहीं, सब कुछ यांत्रिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहाँ तक कि हमारे विचार और सपने भी 19वीं सदी में जर्मन भौतिकवादियों ने दावा किया था कि विचार का मस्तिष्क से संबंध वैसा ही है जैसा मूत्र का गुर्दे से और पित्त का यकृत से। लेकिन मूत्र और पित्त भौतिक हैं, विचार भौतिक नहीं है। आपने यहाँ कुछ केंद्रित बात पकड़ ली है। मैं आपको उसी चीज के बारे में कहानी बता सकता हूँ।
एक रूसी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी मस्तिष्क सर्जन एक बार धर्म पर चर्चा कर रहे थे। मस्तिष्क सर्जन एक ईसाई था लेकिन अंतरिक्ष यात्री नहीं था। अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि मैं कई बार अंतरिक्ष में गया हूँ लेकिन मैंने कभी भगवान या स्वर्ग दूतों को नहीं देखा हूँ। और मस्तिष्क सर्जन ने कहा और मैंने कई चतुर आदमियों को ऑपरेशन किया लेकिन मैंने कभी एक भी विचार नहीं देखे हैं। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि विचार मौजूद नहीं है। नहीं, लेकिन यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि विचार ऐसी चीज नहीं है जिस पर ऑपरेशन किया जा सके या उन्हें छोटे भागों में तोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए भ्रम को शल्य चिकित्सा द्वारा दूर करना आसान नहीं है। यह इतना गहरा हो जाता है कि शल्य चिकित्सा करना भी संभव नहीं। 17वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक लिबनीज ने बताया कि भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का अंतर ठीक यही है कि भौतिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है लेकिन आत्मा को दो भागों में बांटा नहीं जा सकता। नहीं, इसके लिए आप किस तरह की स्केबलेपन का इस्तेमाल करेंगे? अल्बर्टो ने बस अपना सिर हिलाया। थोड़ी दूर के बाद उसने उनके बीच की मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, 17वीं शताब्दी के दो महानतम दार्शनिकों डेस्कार्टिस और स्पिनोजा थे। वे भी आत्मा और शरीर के बीच के संबंध जैसे प्रश्नों से जूझते रहे और अब हम उनका और अधिक बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ो, लेकिन मुझे 7 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए, सोफी ने कहा। शीर्षक है डेस्कार्टिस। वह साइड से सारा मलबा हटाना चाहता था। अल्बर्टो खड़ा हुआ। उसने लाल लापदा उतारा और उसे कुर्सी पर रख दिया। फिर वो फिर से सोफी के कोने में जाकर बैठ गया। रेन डेस्कार्टिस का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और वो अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग यूरोपीय देशों में रहे। युवा अवस्था में भी उनमें मनुष्य और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उन्हें अपनी अज्ञानता के बारे में से अधिक आश्वस्त होना पड़ा। सुकरात की तरह, हाँ, कमोवेश उनकी तरह। सुकरात की तरह उनका मानना था कि कुछ ज्ञान केवल तर्क के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हम कभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते जो पुरानी किताबों में हमें बताती हैं। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते जो हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं। प्लेटो ने भी यही सोचा था। उसका मानना था कि केवल तर्क ही हमें निश्चित ज्ञान दे सकता है। बिल्कुल सही। सुकरात और प्लेटो से सेंट अगस्टिन होते हुए डेस्कार्टिस तक वंश की सीधी रेखा है। वे कभी विशिष्ट तर्कवादी थे जो मानते थे कि तर्क ही ज्ञान का एकमात्र मार्ग है। व्यापक अध्ययन के बाद डेस्कार्टिस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मध्य युग में चली आ रही ज्ञान की मात्रा जरूरी नहीं कि विश्वसनीय हो। आप उनकी तुलना सुकरात से कर सकते हैं जो एथेंस के केंद्रीय चौक से मिले समान विचारों पर भरोसा नहीं करते थे। तो क्या करें सोफी? क्या तुम मुझे यह बता सकती हो? आप अपना स्वयं का दर्शन शास्त्र बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। डेस्कार्टिस ने यूरोप की यात्रा करने का फैसला किया। जिस तरह सुकरात ने अपना जीवन एथेंस में लोगों से बात करते हुए बिताया, वह बताता है कि तब से वह खुद को उस ज्ञान की खोज तक सीमित रखना चाहता था जो उसे या तो अपने भीतर या दुनिया की महान पुस्तक में मिल सकता था। इसलिए वह सेना में शामिल हो गया और युद्ध में चला गया, जिससे उसे मध्य यूरोप के विभिन्न हिस्सों में समय बिताने का मौका मिला। बाद में वो कुछ साल पेरिस में रहा, लेकिन 1629 में वो हॉलैंड चला गया, जहां वो लगभग 20 साल तक अपनी गणितीय और दार्शनिक लेखन पर काम करता रहा। 1649 में उन्हें रानी क्रिस्टीना द्वारा स्वीडन आमंत्रित किया गया था, लेकिन जिसे वे भालुओं, बर्फों और चट्टानों की भूमि कहते थे, वहां उनके प्रवास के कारण उन्हें निमोनिया हो गया और 1650 की सर्दियों में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी आयु मात्र 54 वर्ष थी। हाँ, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी दर्शन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। कोई अतिशोक्ति के बिना कह सकता था कि डेस्कार्टिस आधुनिक दर्शन के जनक थे। पुनर्जागरण में मनुष्य और प्रकृति की शानदार पुनर्खोज के बाद समकालीन विचारों को एक सुसंगत दार्शनिक प्रणाली में इकट्ठा करने की आवश्यकता फिर से सामने आई। पहला महत्वपूर्ण प्रणाली निर्माता डेस्कार्टिस था और उसके बाद स्पिनोजा और लिबनीज, लॉक और बर्कले, ह्यूम और कांट थे। दार्शनिक प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? मेरा मतलब है कि एक ऐसा दर्शन जो जमीन से ऊपर तक निर्मित हो और जो दर्शन के सभी केंद्रीय प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण खोजने से संबंधित हो। प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु जैसे महान प्रणाली निर्माता थे। मध्य युग में सेंट थॉमसन एक्विनास थे जिन्होंने अरस्तु के दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। फिर प्रकृति और विज्ञान, ईश्वर और मनुष्य के बारे में पुरानी और नई मान्यताओं के साथ पुनर्जागरण आया। 17वीं शताब्दी तक दर्शनों ने नए विचारकों को एक स्पष्ट दर्शनावली प्रणाली में इकट्ठा करने का कोई प्रयास नहीं किया और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे डेस्कार्टिस। उनका काम आने वाली पीढ़ियों में दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना का अग्रदूत था। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि हम क्या जान सकते हैं, या दूसरे शब्दों में निश्चित ज्ञान। दूसरा बड़ा सवाल जो उन्हें परेशान करता था वह था शरीर और मन के बीच का संबंध। ये दोनों सवाल अगले 150 वर्षों तक दार्शनिक तर्कों का सार था। वह अवश्य अपने समय से आगे रहे होंगे, लेकिन सवाल युग का था। जब निश्चित ज्ञान प्राप्त करने की बात आई तो उनके कई समकालीनों ने पूर्ण दार्शनिक संदेह व्यक्त किया। उनका मानना था कि मनुष्य को यह स्वीकार लेना चाहिए कि वह कुछ भी नहीं जानता, लेकिन डेस्कार्टिस ऐसा नहीं करेंगे।
अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे आस्तिक दार्शनिक नहीं होते। हम फिर से सुकरात के साथ एक समानता बना सकते हैं। उन्होंने सोफिस्टों के संदेह को स्वीकार नहीं किया और ये डेस्कार्टेस के जीवन काल में ही था कि नए प्राकृतिक विज्ञान एक ऐसी विधि विकसित कर रहे थे जिसके द्वारा प्राकृतिक प्रक्रियाओं का निश्चित और सटीक विवरण प्रदान किया जा सके। डेस्कार्टेस को